हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आप लोगों के साथ ये कॉर्बेट लॉर्ड परिवार नए साल में प्रवेश कर चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आप लोगों को ढेर सारी खुशियां प्राप्त हो। इसी कामना के साथ हम लोग आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी भी उत्तराखंड के महान शिकारी लखपत सिंह रावत की है। उन्होंने जब सबसे पहले इस आदमखोर की करिस्तानी के बारे में सुना था, तभी उन्हें ऐसा लगा था कि इस आदमखोर को मारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये आदमखोर चालाक होने के साथ साथ इंसानों से एकदम बेखौफ था। इससे पहले आप लोगों ने अक्सर कहानियों में सुना है कि लेपर्ड घरों के आसपास से बच्चों को उठा ले जाते हैं, लेकिन ऐसा किस्सा इतिहास में पहली बार सुनाई दिया कि एक लेपर्ड औरत के गोद में से ही बच्चे को उठा ले गया और उस औरत को ये पता भी नहीं चल पाया कि ये कब हुआ। लेकिन लखपत सिंह ने इस लेपर्ड को मारकर ही दम लिया। ये कहानी उत्तराखंड में स्थित चांदपुर गढ़ की है। आप में से बहुत से लोगों ने इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में कुछ बता दूं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच मौजूद चांदपुर गढ़ उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ अतीत के सुनहरे दिनों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के नज़दीक स्थित चांदपुर गढ़ी आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। इतिहास पर नज़र डालें तो उत्तराखंड में 8वीं-9वीं शताब्दी में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची थी। गढ़वाल क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे और माना जाता है कि इसी दौरान चांदपुर गढ़ी में भानुप्रताप नामक शासक का राज हुआ करता था। उसी के काल में धारानगर से आए कनकपाल नाम के एक राजकुमार ने भानुप्रताप राजा की बेटी से शादी की और उसके बाद कनकपाल को चांदपुर का राज्य मिल गया था। राजा कनकपाल को गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। एक समय में ये चांदपुर गढ़ी पवार वंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण किला भी है। इस ऐतिहासिक जगह के आसपास कई सारे गांव आज भी बसे हुए हैं। उन्हीं गांवों में से एक गांव का नाम है अनूठ। कहानी की शुरुआत होती है 8 जून सन 2010 से, मतलब कि आज से लगभग 15 साल पहले। दोस्तों, उस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ता था और अखबार में एक दिन मैंने इस आदमखोर लेपर्ड के बारे में खबर भी पढ़ी थी। लेकिन उस समय मैं ये नहीं जानता था कि मैं इस कहानी को एक दिन विस्तार से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अनूठ गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 3 साल और 6 साल थी। इसी घर में इन बच्चियों के माँ बाप और दादी भी रहा करती थी। इन बच्चियों का बाप दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वहीं इन बच्चों की माँ दिन भर अपने घर और खेत के कामों में व्यस्त रहती थी। ये दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी, इसलिए जिस समय इन बच्चों की माँ अपने कामों में व्यस्त रहती थी, उस समय उनकी देखभाल का जिम्मा उनकी दादी पर रहता था। ये परिवार बहुत हंसी खुशी अपना जीवन काट रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसी घटना घटेगी कि उनकी प्यारी सी बच्ची उनसे बहुत दूर चले जाएगी। 8 जून की एक शाम घर के आंगन में ये दोनों बच्चियां अपने दादी के साथ बैठे हुई थी। हालांकि पहाड़ों में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, फिर भी इतनी गर्मी ज़रूर पड़ती है कि शाम के समय में सब लोग घर के बाहर बैठना पसंद करते हैं। ये बच्चे भी अपनी दादी के साथ घर के आंगन में बैठे हुए थे। आंगन के एक कोने में ही लकड़ी का चूल्हा जल रहा था और इन बच्चों की माँ उस पर खाना बना रही थी। घर के आंगन में एक बल्ब जल रहा था जो पूरे आंगन में रोशनी बिखेर रहा था। शाम के 7 बजे के करीब जब अंधेरा हो गया, तब अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही घर के आंगन में जो बल्ब जल रहा था वो बंद हो गया और आंगन में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। जो 3 साल की बच्ची थी वो अपने दादी की गोद में बैठी हुई थी और जो 6 साल की थी वो अपनी दादी के एकदम बगल में ही सटकर बैठी हुई थी। तभी उस बच्ची की दादी को ऐसा लगा कि एक हवा का झोंका आया और फिर चला गया। ये बूढ़ी औरत कुछ समझ नहीं पाई और जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक लेपर्ड उस बुढ़िया के साथ बैठी 6 साल की बच्ची को उठा ले गया था।
अंधेरे में जब इस बूढ़ी औरत ने अपने बड़ी पोती को हाथ से ढूंढने की कोशिश की, तब उसे अपने बगल में वो बच्ची नहीं मिली। अंधेरा होने की वजह से वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। अपनी पोती को वहाँ ना पाकर ये बुढ़िया भी डर गई। ये बुढ़िया अपनी पोती को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, लेकिन उसे उस बच्ची का कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज़ सुनकर बच्ची के माँ बाप और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आ गए। उन लोगों ने घर के आंगन में उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान नहीं मिला। थोड़ी देर में लाइट भी आ गई, लेकिन लेपर्ड इतनी सफाई से उस बच्ची को अपने साथ ले गया था कि बच्ची के शरीर से एक बूंद खून भी वहाँ नहीं गिरा था और ना ही बच्ची के मुंह से कोई आवाज़ ही निकल पाई थी। बच्ची के माँ बाप तब तक समझ चुके थे कि ज़रूर उनकी बच्ची के साथ कोई ना कोई अनहोनी घटी है। बच्ची की माँ ज़ोर ज़ोर से रोते हुए पागलों की तरह अपनी बेटी को खोजने की कोशिश कर रही थी। गांव के बहुत से लोग हाथ में लाठी डंडा और टॉर्च लेकर बच्ची को आसपास के पहाड़ी जंगल में खोजते रहे, लेकिन उस रात वो बच्ची नहीं मिली। दूसरी तरफ लेपर्ड बच्ची को वहां से कुछ दूर ले आया था। बच्ची मर चुकी थी। जब वो लेपर्ड एक शांत जगह पर पहुंच गया, तब उसने बच्ची की लाश को खाना शुरू किया। दूसरी तरफ गांव के लोग सुबह होने तक बच्ची को ढूंढते रहे। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2 टीम बच्ची को खोजने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। दोपहर तक इन लोगों के द्वारा बच्ची को खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया। तब जाकर एक बड़े से चट्टान के नीचे उस बच्ची के शरीर के कुछ हिस्से मिले। लेपर्ड ने बच्ची के शरीर को लगभग पूरा ही खा लिया था। अब उस बेचारी लड़की के शरीर में सिर्फ उसका एक हाथ और सर साबुत बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे लेपर्ड बहुत दिनों से भूखा था। वो बच्ची जो कल शाम तक अपने परिवार के बीच खेल रही थी, आज उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गई। बच्ची के बचे खुचे शरीर को गांव में वापस उसकी माँ के पास ले जाने की हिम्मत ना तो गांव वालों में थी और ना ही फॉरेस्ट वालों में। ये काम बच्ची के बाप ने किया। वो बच्ची की लाश को एक चादर में लपेटकर वापस घर की तरफ ले जाने लगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लेपर्ड के पैरों के निशान बच्ची की लाश के आसपास देखे, जिससे ये बात पक्की हो गई कि ये शिकार किसी लेपर्ड ने किया है। उन लोगों ने तुरंत ये खबर अपने आला अधिकारी को दी। जैसे ही वहाँ के डीएफओ को ये पता चला कि लेपर्ड ने एक मात्र 6 साल की बच्ची को मार डाला है, तब वो इस मामले की गंभीरता को समझ गए। किसी भी छोटे बच्चे के मारे जाने के बाद पूरा का पूरा गांव लेपर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रति गुस्से में होता है। अगर समय रहते उस लेपर्ड को रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए, तब लोगों के गुस्से का सामना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना ही पड़ेगा। इसलिए डीएफओ ने बिना समय गंवाए लखपत सिंह को यहाँ बुलाना ही उचित समझा। उन्होंने लखपत सिंह को फ़ोन लगाया। 2010 तक लखपत सिंह का नाम उत्तराखंड के टॉप शिकारियों में गिना जाने लगा था और बड़े बड़े फॉरेस्ट अधिकारियों के पास लखपत सिंह का नंबर जरूर रहता था। डीएफओ ने लखपत सिंह को इस घटना के बारे में बताया और लखपत सिंह से कहा कि तुम जितना जल्दी यहाँ आ सकते हो आ जाओ। इससे पहले कि ये लेपर्ड और लोगों को नुकसान पहुँचाए, इस लेपर्ड को मारना ही उचित रहेगा। लखपत सिंह ने कहा कि मैं यहाँ से तुरंत चल दूँगा, लेकिन लेपर्ड को मारने का परमिट तो वाइल्ड लाइफ चीफ को ही देना है। डीएफओ ने लखपत सिंह से कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक मैं तुम्हें इस लेपर्ड को मारने का परमिट दिलवा दूंगा। फ़ोन कटने से पहले लखपत सिंह ने डीएफओ से पूछा कि उस बच्ची के शरीर का कितना हिस्सा लेपर्ड ने छोड़ा है। ये पूछने के पीछे लखपत सिंह की ये मंशा थी कि अगर उस बच्ची के शरीर पर अभी भी ज़्यादा मांस बचा होगा, तब बच्ची के लाश के पास ही मचान बनवाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेपर्ड ने बच्ची की लाश पर से ज़्यादा मांस खा लिया था, इसलिए लखपत सिंह ने डीएफओ से कह दिया कि उस छोटी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए और जब तक वो वहाँ पहुँचेंगे तब तक एक बकरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, ताकि उस जगह के आसपास बकरे को चारे की तरफ बांधा जा सके। उस बच्ची के बचे खुचे शरीर को एक कपड़े में लपेटकर उसका पिता घर पर ले आया था। बच्ची की लाश को देखते ही बच्ची की माँ बेहोश हो गई। कोई भी माँ अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती है। गांव की दूसरी औरतें उस बेचारी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी।
दूसरी तरफ उस बच्ची की दादी इस घटना का दोषी स्वयं को मान रही थी। उसे लग रहा था कि अगर शाम के समय वो दोनों बच्चों को घर के बाहर लेकर ना बैठी होती तब उसकी ये पोती आज जिंदा होती। लेकिन दोस्तों, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। उस शाम उस बच्ची का आखिरी दिन था। लखपत सिंह ने अपने विद्यालय से छुट्टी ली और वो उसी दिन अपने घर से यहाँ आने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके मन में यही बात बार बार आ रही थी कि जो लेपर्ड किसी बच्चे को घर वालों के पास से ही उठाकर ले जा सकता है, वो लेपर्ड इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता होगा। ऐसे लेपर्ड का शिकार करते समय उन्हें भी सावधान रहना होगा। शाम को 4 बजे के करीब लखपत सिंह अपने चाचा श्याम सिंह के साथ अनोट गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बच्ची के घर जाना ही ठीक समझा, जहां पर यह घटना घटी थी। जिस जगह पर वो बच्ची बैठी हुई थी जब उसे वो लेपर्ड ले गया था, वहां खड़े होकर देखने पर लखपत सिंह को वहां से दाहिने तरफ पूरब दिशा में लगभग 150 मीटर दूर एक पहाड़ी दिखाई दी, जिस पर कुछ चट्टानें भी थीं। लखपत सिंह ने मन ही मन उस दर्दनाक घटना को दोहराना शुरू किया। उनके अनुसार वो चट्टानें ऐसी थी जिन पर बैठकर वो लेपर्ड बच्ची पर नज़र रख रहा था, और जैसे ही लाइट कटी और अंधेरा हुआ तब उस लेपर्ड ने अंधेरे का फ़ायदा उठाया। वो तेज़ी से दौड़ते हुए इस घर के आंगन तक आया होगा, और उस जगह से इस बच्ची के घर तक आने में उसे एक छोटे से नाले को पार करना पड़ा था। उसके बाद वो उतनी ही तेज़ी से घर के आंगन में पहुंचा होगा और उसने बच्ची को वहां से उठा लिया होगा। इन सभी रास्ते के बीच में सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां पर उस लेपर्ड को फिर से अपने जाल में फंसाया जा सकता था, और वो जगह थी वो छोटा सा नाला। लखपत सिंह का अंदाज़ा था कि आज भी वो लेपर्ड उसी नाले में से होते हुए यहाँ उस बच्ची के बचे खुचे शरीर को ढूंढते हुए आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट वालों से पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले एक बकरे की व्यवस्था कर दी जाए। फॉरेस्ट वालों ने भी उनके कहे अनुसार एक मीडियम साइज का बकरा उन्हें उपलब्ध करा दिया। उसके बाद उन्होंने उसी नाले के अंदर ही उस बकरे को बंधवा दिया। नाले के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। उस थोड़े से पानी के अलावा नाले में सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। नाले के किनारे पर 2 बड़े पत्थरों के पीछे लखपत सिंह ने अपने चाचा के साथ पोजीशन ले ली। उनका अंदाज़ा था कि ये लेपर्ड आज अंधेरा होने से पहले यहाँ पर ज़रूर आएगा। वैसे भी ये बकरा वहाँ पर अकेला बांधा गया था। जैसे ही शाम होने लगेगी, ये बकरा खुद को अकेला पाकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेगा, और इस बकरे की आवाज़ लेपर्ड को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो हो सकता है कि रात होने से पहले वो लेपर्ड यहाँ पर आ जाए। लेकिन अगर वो लेपर्ड अंधेरा होने के बाद यहाँ आएगा, तब तो उन्हें वहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन पर ही बैठे थे। आसपास कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मचान बनाया जा सके। आदमखोर के क्षेत्र में ज़मीन पर बैठना बहुत खतरनाक होता है। बहुत से शिकारियों ने इस तरह ज़मीन पर बैठकर अपनी जानें गंवाई हैं। इसलिए अंधेरा होने के बाद लखपत सिंह को वापस गांव में ही लौटना था। शाम होते होते लखपत सिंह ने नाले के किनारे पत्थरों के पीछे अपनी पोजीशन ले ली थी। उनके साथ उनके चाचा भी थे, और यहाँ आने से पहले उन्होंने गांव के सभी लोगों से कह दिया था कि वो लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएं, क्योंकि यहाँ आने से पहले आज भी वो लेपर्ड चट्टानों के ऊपर से गांव पर नज़र रख सकता है। और जब तक गांव के लोग ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर दिखेंगे, तब तक वो लेपर्ड इधर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही गांव में शांति हो जाएगी, तब वो लेपर्ड इस तरफ आने लगेगा। और लखपत सिंह चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले ही वो लेपर्ड गांव के पास आ जाए। लखपत सिंह और उनके चाचा पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। तभी लखपत सिंह ने देखा कि सामने की पहाड़ी की तरफ से उनके तरफ बारिश बढ़ रही है। बारिश का अनुमान लखपत सिंह को नहीं था। दोस्तों, पहाड़ों पर अचानक ही बारिश का मौसम बन जाता है। अगर मान लीजिए कि अभी वहाँ पर धूप पड़ रही है, तब ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट के बाद भी धूप ही पड़ेगी। 15 मिनट बाद बारिश भी हो सकती। हालांकि ये जून का महीना था, फिर भी सामने की तरफ से ज़ोरदार बारिश लखपत सिंह की तरफ बढ़ रही थी। लखपत सिंह ने अपने चाचा से कहा कि अब तो हम लोग बारिश में भीग जाएंगे। अगर यही बारिश थोड़ी देर और रुककर आई होती
तब उन्हें रात में वैसे भी गांव में वापस लौटना था, लेकिन अब तो उन्हें यहाँ पर भीगना ही पड़ेगा। नाले में बंधा बकरा भी खुद को अकेला पाकर जोर जोर से बोलने लगा था। लखपत सिंह भी यही चाहते थे कि वो बकरा जोर जोर से बोलकर अनजाने में ही उस लेपर्ड को अपने पास बुलाए। 4-5 मिनट के इंतजार के बाद लखपत सिंह ने नाले के उस पार झाड़ियों में से कुछ चिड़ियाँ उड़ते हुए दिखी, और जिस तरह से वो चिड़ियाँ किसी चीज़ से डरकर वहाँ से उड़ी थी, लखपत सिंह को उन चिड़ियों को देखकर ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के अंदर जरूर कोई ना कोई जानवर है, जिसे देखकर ये चिड़ियाँ अपनी जगह छोड़कर उड़ गई हैं। इस जगह पर ऐसा जानवर सिर्फ वो आदमखोर लेपर्ड ही हो सकता था, इसलिए लखपत सिंह एकदम सजग हो गए। वो झाड़ियों में से लेपर्ड के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेपर्ड का इंतजार करते करते बारिश भी लखपत सिंह तक पहुंच गई। बारिश के पहुंचते ही लखपत सिंह ने देखा कि नाले में बंधा बकरा भी झाड़ियों की तरफ ही एकटक देखे जा रहा है, और अचानक से ही वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। उस वक्त लखपत सिंह की नज़रें बकरे पर जमी हुई थी। बकरे की यह हरकत देखकर उन्होंने फिर से झाड़ियों की तरफ देखा। उन झाड़ियों में से एक लेपर्ड तेजी से बकरे की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था। अकेले बकरे को वहां देख लेपर्ड अपने लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेपर्ड को ये नहीं पता था कि ये बकरा वहां पर जानबूझकर बांधा गया। बकरे के पास पहुंचते ही उसने बकरे की गर्दन को अपने मुंह में दबाकर बकरे को वहीं जमीन पर पटक दिया। लखपत सिंह को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने पत्थरों के पीछे से ही खड़े होकर अपनी राइफल को लेपर्ड के दाहिने कंधे के पीछे एम किया और गोली चला दी। लखपत सिंह को लगा था कि उनकी गोली चलते ही लेपर्ड वहीं पर मर जाएगा, लेकिन गोली चलने के बाद भी लेपर्ड ने बकरे की गर्दन को नहीं छोड़ा, और वो उसी तरह बकरे को जमीन पर दबाए हुए था। गोली चलने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हुई थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद भी लेपर्ड वहाँ से नहीं भागा था। लखपत सिंह को लगा कि उनके द्वारा चलाई गई गोली लेपर्ड के शरीर पर से मिस हो गई है। उन्होंने तुरंत ही अपनी राइफल को फिर से रिलोड किया और एक बार फिर से लेपर्ड पर निशाना लगाया। लेपर्ड अभी भी उसी तरह बकरे की गर्दन को अपने मुंह में दबाए हुए था। इस बार कुछ और सेकंड्स का समय लेते हुए उन्होंने लेपर्ड पर दूसरी गोली चला दी। इस दूसरी गोली चलने के बाद भी लेपर्ड के शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई। वो लेपर्ड अभी भी बकरे को अपने जबड़े में दबाए हुए था। लखपत सिंह को समझ में नहीं आया कि इतना सटीक निशाना लगाने के बावजूद ये दोनों गोलियां लेपर्ड को क्यों नहीं लगी। इस लेपर्ड की किस्मत बहुत अच्छी रही थी, तभी उसे ये दोनों गोलियां नहीं लगी। इस बार भी गोली चलने की आवाज़ से लेपर्ड वहाँ से नहीं भागा। एक बार फिर से लखपत सिंह ने अपनी राइफल को लोड किया और वो लेपर्ड पर निशाना साधने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाते, वो देखते हैं कि लेपर्ड के दांत अब बकरे के शरीर से अलग हो रहे हैं और धीरे धीरे लेपर्ड की गर्दन जमीन की ओर गिरती जा रही है, जैसे लेपर्ड में अब जान ही ना हो। लखपत सिंह को तीसरी गोली नहीं चलानी पड़ी। लेपर्ड के शरीर से जान निकल चुकी थी। लखपत सिंह तुरंत ही अपने चाचा को साथ लेकर लेपर्ड की तरफ बढ़ चले। उन्होंने अभी भी अपनी राइफल को लेपर्ड पर ताना हुआ था, ताकि अगर लेपर्ड के शरीर में अभी भी जान बची हो और वो भागने की कोशिश करे, तब वो उसे तीसरी गोली मार दे। लेपर्ड के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि लेपर्ड सच में मर चुका था। उसके साथ साथ वो बकरा भी मर चुका था। दरअसल लखपत सिंह द्वारा चलाई गई पहली गोली लेपर्ड के दिल से होकर गुजरी थी। जैसे ही उस गोली ने लेपर्ड के दिल को छेदा था, उसी समय लेपर्ड की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से गोली लगने के बावजूद लेपर्ड के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई थी, ना ही वो लेपर्ड वहाँ से हिल पाया था। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि लेपर्ड को गोली लगी ही नहीं। अगर लखपत सिंह ने दूसरी गोली नहीं चलाई होती, तब भी वो लेपर्ड मर गया होता। लखपत सिंह द्वारा चलाई गई दूसरी गोली भी लेपर्ड को लगी थी, लेकिन मरे हुए लेपर्ड पर दूसरी गोली लगने के बाद लेपर्ड के शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया ना होना लाजमी था। जिस लेपर्ड को मारने से पहले लखपत सिंह सोच रहे थे कि वो इस लेपर्ड को कैसे मारेंगे, और वो लगभग 20 दिनों तक का सामान की पैकिंग करके यहाँ पहुँचे थे, उस लेपर्ड को उन्होंने यहाँ पहुँचने के 3 घंटे के भीतर ही मार डाला था। ये सचमुच में बहुत ही आश्चर्य करने वाली घटना थी। कभी कभार किसी आदमखोर लेपर्ड को मारने में कई महीनों का समय लग जाता है, लेकिन
इस कहानी में ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस लेपर्ड को पहले मानव शिकार के बाद ही मार दिया गया था। जैसे जैसे लेपर्ड अधिक संख्या में इंसानों को मारते जाते हैं, वो और चालाक होते जाते हैं, फिर उन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ पहुँचने के कुछ ही घंटे के भीतर लखपत सिंह ने इस आदमखोर को मारकर बाकी के गांव वालों को लेपर्ड के आतंक से मुक्ति दिला दी थी। लखपत सिंह बारिश से पूरा भीग चुके थे। वो वापस गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो नाले में से बकरे और लेपर्ड की लाश को गांव में ले आए। दूसरी तरफ उन्होंने फ़ोन पर वहां के डीएफओ को ये खबर दे दी कि उन्होंने आदमखोर को मार डाला है। जब तक लेपर्ड की लाश गांव में पहुंच पाती, तब तक बारिश रुक चुकी थी। लेपर्ड की लाश को उस बच्ची के घर के आंगन में रखा गया जहां से वो उस बच्ची को उठा ले गया था। थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोग लेपर्ड को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। बच्ची की मां बार बार उस लेपर्ड को देखते हुए उसे कोस रही थी। उस भीड़ में छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े भी थे। उन सभी लोगों के लिए लखपत सिंह हीरो बन चुके थे। थोड़ी देर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी वहां पहुंच गए। उसके बाद लेपर्ड की लाश को गोचर ले जाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। लखपत सिंह ने इस आदमखोर लेपर्ड में दो अलग चीज़ें पाई थी। पहले तो ये कि सामान्य लेपर्ड के शरीर पर फूलों की तरह काले धब्बे होते हैं, लेकिन इस लेपर्ड के शरीर पर फूल जैसे धब्बे नहीं, बल्कि काले बॉक्स जैसे शेप बने हुए थे, जैसे कि जगुआर के शरीर पर होते हैं। जगुआर भी लेपर्ड की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर पर बने पैटर्न सामान्य लेपर्ड से अलग होते हैं। ऐसे पैटर्न रुद्रप्रयाग के आदमखोर लेपर्ड के शरीर पर भी देखने को मिले थे, जिसे जिम कॉर्बेट साहब द्वारा मारा गया था। दूसरी अजीब चीज़ लखपत सिंह को इस लेपर्ड के बारे में ये पता लगी थी कि ज़्यादातर लेपर्ड इंसानों के हाथ और पैर की उंगलियों को नहीं खाते हैं, लेकिन इस लेपर्ड ने उस बच्ची के हाथ और पैर की उंगलियां भी साबुत निगल ली थी, जो कि सामान्य लेपर्ड नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ें इस लेपर्ड को बाकी के सामान्य लेपर्डों से अलग कर रही थी। अगर उस दिन रात में लाइट नहीं गई होती, या फिर उस समय उजाला देने के लिए सोलर लाइट जैसे उपकरण होते, तब शायद वो बच्ची आज करीब 30 साल की होती। इसलिए ऐसे लोग जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो अभी भी जंगलों के पास रहते हैं, वे लोग रात में अपने घर के आसपास ऐसी रोशनी की व्यवस्था ज़रूर करें। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें इसी नाम से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लें। चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेने का, जो अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। आज मैं उन सभी का नाम ले रहा हूं। उनके नाम है रविशंकर रायबरेली से, फैज उमर, जगदीश पुरोहित, तारा पांड्या, रजनीश कुमार, अमृत रांची से, सुरेंद्र ठाकुर, हैनक्वाड टूडू, यशितालय, विकास त्यागी, विशाल श्रीवास्तव ग्वालियर से, देवव्रत पांडे, जितेंद्र सिंह राजस्थान से, बिलाल कुरैशी, सलील पटेल, किशोर नागेश छत्तीसगढ़ से, साहिल मचल हरियाणा से, रोहन रामपुर से, शुभम शर्मा सहारनपुर से, मनोज पिखाले महाराष्ट्र से, शान प्रजापति, आनंद, शीतल उमरानिया, कुलदीप सिंह, आदर्श शर्मा और अली वारिस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से आज अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह एक और नई रोमांचक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।